गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। बिल्कुल सही बात है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि आप मेरे से ज्यादा आप मेरे पीछे के बैकग्राउंड को देखते हैं, आप मेरे स्टूडियो को देखते हैं कि सर ने लाइट कैसे लगा रखी है, सर ने कैमरा कैसे लगा रखा है, सर का कमरा कितना बेतरतीब हो रहा है, कैसा देखो किताबों का ढेर लगा हुआ है ना। सर हमको तो बोलते हैं कि अपना कमरा सजा के रखो, अच्छे से रखो, है ना, पढ़ाई करो, अच्छे से मैनेज रखो चीजों को। सर का खुद का जो है वो मैनेजमेंट तो ऐसा दिख रहा है हमको। हाँ मतलब ठीक है, हमको तो ज्ञान देते। एक्चुअली क्या है कि हमारे घर में ये जो एरिया है, ये बस ये पर्टिकुलर एरिया मुझे घर में असाइन किया गया है ताकि मैं रिकॉर्डिंग के लिए यूज कर लूं। अभी 2-3 दिन पहले भारती मुझको बोल रही थी कि यार अब तो तुम्हारा ऑफिस भी तुम जाने लगे हो, सब कुछ है, तो तुम ये सब हटा दो पूरा सेटअप। तो मैंने बताया अभी मुंबई में बारिश शुरू होने वाली है, तो जून मुंबई में क्या होता है, कई बार इतना जमकर पानी गिरता है, 2-3 दिन तक लगातार पानी गिरता है और उसमें चलते रोड रुक जाते। तो मैंने कहा यदि देवी आप यदि परमिशन दें तो थोड़ा दिन और रख लेते हैं स्टूडियो को, ताकि बारिश में काम अफेक्ट ना हो, ठीक है। और तो वो लगा हुआ है, ठीक है। तो अभी क्या है प्रॉपर उसका वो क्या है, वो जो भी गंदगी दिखाई पड़ती है वो सिर्फ मैंने किया है पीछे उसमें, मतलब जो भी किताबों का ढेर ये वो है ना, वो उस हर चीज जो वहां रखी है उसका अपना एक सिग्निफिकेंस है। मैं हमेशा बोलता हूं कि जब मेरी मैरिज नहीं हुई थी तो उसके पहले क्या था, उसके पहले मेरे कमरे में, मेरे घर में अव्यवस्था थी। अव्यवस्था का मतलब होता है कि भाई कोई व्यवस्था नहीं तो आप उसको ढूंढ लेते हैं, आपको कोई एक चीज ढूंढनी है तो 2 चीजें पलटनी पड़ती है, मिल जाती। अव्यवस्था थी। लेकिन मेरी शादी होने के बाद, मेरी जिंदगी में भारती के आने के बाद हो गई है कुव्यवस्था। अव्यवस्था से कुव्यवस्था, यानी वो चीजों को ऐसे रख देगी कहीं पर कि वो जिंदगी भर नहीं मिलेंगी। ढूंढते फिर वो बैठ के गया कहा था, फिर आप खुद ही भूल जाओगे कि कोई चीज थी वो। फिर ढूंढते ढूंढते में कहीं खोज में ना हड़प्पा मोहनजोदड़ो में कुछ मिल जाता है कि हड़प्पा की संस्कृति में खोदते खोदते एक मटका मिल गया, तो अपने को लगता है ऐसी सामान मिलता है। अरे ये किताब तो मैं लाया था 3 साल पहले, ये कहाँ रखी थी? यही तो रखी थी, पड़ी हुई थी, मैंने संभाल कर। तो मैंने हाथ जोड़ के प्रार्थना की हुई कि देवी, हे दिव्य आत्मा, परमात्मा, कृपया करके मेरी जिंदगी में अव्यवस्था को कुव्यवस्था में कन्वर्ट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये ना फिर वो ढूंढने में दिक्कत जाती है। खैर ये राज की बात है, इस काट कूट के डाल मत देना भाई कहीं के पे, क्या होता है फिर घर से ही निकाल दिया जाऊंगा। हमारे घर में इस समय थोड़ा सा 2 तरह का इशू चल रहा है। एक तो ये कि मेरे छोटे वाले बेटे को जो है वो हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया, फुटबॉल खेलते में लग गया, गिर पड़ा तो हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया उसको। हालांकि छोटा बच्चा है, थोड़े 2-3 वीक के बाद वो हील भी कर जाएगा। और मेरी मदर को कोविड हो गया है ना, वो विदिशा से भोपाल से अभी मुंबई आई थी, तो उनको जो है वो कोविड हो गया। और भारती को भी थोड़े से सिम्टम जो है दिखाई पड़ रहे हैं ना, अभी जांच रिपोर्ट नहीं आया पर मम्मी का रिपोर्ट कंफर्म आ चुका है। तो मतलब अभी यह है हमारा घर जो है वो मतलब सब तरह का, मतलब एक आइलैंड टाइप बना हुआ है ना, कोविड का आइलैंड टाइप का, ठीक है। आप चलो आज के साइंटिस्ट का क्या, तो आज के साइंटिस्ट में आज हम बात करेंगे थॉमस यंग के बारे में। थॉमस यंग को जानते हैं, सुना कि नहीं सुना? नहीं सुना है तो एक काम करो, उठक बैठक लगाओ कान पकड़ के 10 बार, ठीक है। थॉमस यंग जो है वो मतलब फिजिक्स से अपना नाता नहीं दूर होता है। थॉमस यंग का नाम नहीं सुना इसका मतलब ये कि अपन ने कभी किताब फिजिक्स की पलट के नहीं देखी अपन ने, ठीक है ना। वेव थ्योरी ऑफ लाइट, यंग्स मॉड्यूलस, यंग लाप्लास इक्वेशन, अरे बहुत सारी जगह पे थॉमस यंग है। थॉमस यंग जो है वन ऑफ दी ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में से एक है। कहा जाता है उनको कि उनके लिए एक बड़ी फेमस कहावत है कि उनको लोग कहते हैं द लास्ट मैन ऑन द अर्थ हु नोज एवरीथिंग। पृथ्वी पर उपस्थित वो आखिरी व्यक्ति थे जिनको सब कुछ मालूम था। ही नोज एवरीथिंग। इसके पहले कौन थे? इसके पहले थे कहते हैं लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची जो है वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में थे, जिनको हर फील्ड की जानकारी थी। कोई फील्ड पे बात करो उसकी जानकारी थी उनको, ठीक है। तो जो थॉमस यंग है उनको कहा जाता है कि लास्ट मैन हु न्यू एवरीथिंग, कि वो हर चीज को जानते थे वो, ठीक है। थॉमस यंग जो है अपने उनका जन्म जो है वो सॉमरसेट इंग्लैंड में जो है एक मध्यम वर्गीय मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। 10 भाई बहन में सबसे बड़े थे वो, और उनका पढ़ने में शुरू से बहुत इंटरेस्ट था, ठीक है। लेकिन बात वही थी कि वो जैसे जैसे तुम हो ना, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो लेकिन तुम्हारा फोकस नहीं है। तुम्हें कभी मन करता है, कभी लगता है कि हम IAS बन जाएं, कभी मन करता है कि हम ये बन जाएं, कभी मन करता है हम डॉक्टर बन जाए, कभी मन करता है फिजिक्स पढ़नी है, कभी मन करता है केमिस्ट्री पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़ने बैठे तो फिजिक्स पढ़नी है, फिजिक्स पढ़ने बैठे तो बायोलॉजी पढ़नी है, बायोलॉजी पढ़ने बैठे तो
व्हाट्सएप पढ़ना है, ठीक है, मतलब सब तरह का मन करता। तो ये भी बड़े चंचल स्वभाव के थे, चंचल स्वभाव के थे। तो इनका पढ़ने में जब कोर्स पढ़ा रहे हैं तो कोर्स के अलावा कुछ और पढ़ने का मन कर रहा है इनका, ठीक है। टीचर पढ़ा रही क्लास के अंदर, कुछ और पढ़ रहे हैं, ग्रीक पढ़ रहे हैं, है ही नहीं स्कूल में, लैटिन पढ़ रहे हैं, है ही नहीं स्कूल में, ठीक है, पढ़ रहे हैं अरेबिक, नहीं है स्कूल में, फ्रेंच पढ़ रहे हैं, नहीं है स्कूल में, स्पेनिश पढ़ रहे हैं, नहीं है स्कूल में, हिंदी पढ़ रहे हैं, नहीं है स्कूल में, जो मन करे। मतलब 13 साल की उम्र में यह आदमी 8-10 भाषाओं का ज्ञाता था। 13 साल की उम्र में, टीनेज में 8 से 10 लैंग्वेज इनको आया करती थी। पढ़ने में ठीक थे, बढ़िया थे, पढ़ने में पढ़ा करते थे, मेहनत करा करते थे, ये है ना। लेकिन वो मेहनत वैसी वाली मेहनत थी, कई लोग होता ना जो बुक वॉर्म बन जाते हैं, ये सब चीजें इनको मालूम थी। स्पोर्ट्स की जानकारी से लेकर हर चीज में अपना दिमाग लगा करते थे। खैर, थॉमस यंग ने जो है वो, जब इतने टैलेंटेड व्यक्ति होगा तो बताओ कहां जाएगा। जब आप बुद्धिमान होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, पढ़ने में आप अच्छे होते हैं, तो समाज चाहता है कि आप क्या बन जाएं। सोच के बताओ, सोच के बताओ, समाज क्या चाहता है? समाज चाहता है आप डॉक्टर बन जाए। भाई इंटेलिजेंट आदमी को तो मेडिकल में होना चाहिए ताकि लोगों की जान बचा सके वो, याद रखना। यदि आप, अब देखो तुम में से कुछ लोग उस बात का बुरा मान जाएंगे, एवरेज बुद्धि के हैं आप, पढ़ने में भी मन नहीं लगता है, चीजें याद नहीं रख पाते हैं, एवरेज बिलो एवरेज है, तो भैया 10,000 मेडिसिन याद कौन रखेगा? 50,000 सिम्टम कौन याद रखेगा? आदमी का हाथ पकड़ के पूरे सिम्टम सुन के दिमाग में पूरे कॉम्बिनेशन चल रहे होते हैं कि क्या दवा दे दें इसको। जब कोई बात करता है मुझसे डायबिटीज के बारे में, तो जब वो बोल रहा होता है, सुन रहा होता है, तब मेरे दिमाग में कैलकुलेटर कंप्यूटर चल रहा होता है, टिंग 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 टिंग, ये सिम्टम है, पैंक्रेटाइटिस का हिस्ट्री है, ये दवा नहीं देंगे, ये वाला देंगे, बॉडी देख कैसा लग रहा है, इसका कॉम्प्रेशन ऐसा है, इसकी गर्दन के पीछे काला काला निशान भी आ रहा है, नाक पे भी लकीर आ रही है, ऐसा ऐसा करके सब वो बोल रहा होता है, हम देख रहे होते हैं, वो कुछ कह रहा होता है, सुन रहे होते हैं, सुन के लिख रहे होते हैं, और उसके चलते 50 ठोक कॉम्बिनेशन दिमाग के अंदर बन जाता है। फिर दवा लिखते हैं 4। तुम्हें लगता है कि ये 4 दवा रट के आएगा डॉक्टर साहब घर से निकलते पहले कि आज मरीज कोई भी आएगा मैं 4 दवा लिख के आऊंगा? ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो वो इन्फॉर्मेशन कौन रिटर्न करेगा? तो खैर, थॉमस यंग टैलेंटेड थे, मेधावी थे, तो उनको मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग के मेडिकल कॉलेज में गए वो। अब ये तो आदमी था ही म्यूटेंट प्रजाति, मेडिकल पढ़ रहे हैं, MBBS कर रहे हैं, लेकिन मन लगता फिजिक्स में, मन लगता है आर्ट में। अब क्या है फिजिक्स, कहां आर्ट? मन लगता है हिस्ट्री के अंदर। तो वहां पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिजिक्स के बारे में एक्सपेरिमेंट करना शुरू की। चुपचाप से अपने कमरे में एक कोना बनाया, वहां पे एक्सपेरिमेंट किया करते थे, ठीक है। बाहर एक कमरा ले लिया, किसी दोस्त यार के खाली गरिश था, वहां जाके प्रयोग किया करते थे वो। अब जो खोजा, कुछ पता लगा, अब उसको लिखे कहां? तो इन्होंने एक फर्जी नाम बनाया अपना। अब वो फर्जी नाम क्या था मुझे नहीं मालूम, मैं भूल गया हूं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा नाम था, गुड्डू सुरेश नाम नहीं था जो याद रखते थे अपन, है ना। तो इन्होंने एक नाम बनाया अपना, स्यूडोनेम। उस नाम से इन्होंने अपनी रिसर्च को पब्लिश किया, है ना, जो भी प्रयोग कर। अब वो जो रिसर्च डाले अखबारों में छप जाए झट से वो, और झट से साइंस की मैगजीन में जाए वो, तो लोग सोच रहे थे कि ये आदमी है कौन, ये ढूंढते फिर रहे लोग कि वो आदमी है कौन जो इतना बड़ा बड़ा काम कर रहा है और सामने नहीं आ रहा। आज तक किसी ने ना चेहरा देखा उस आदमी का, ना जानते उसको कि कौन है आदमी है। लेकिन अब वो छोटा, ऐसा तो भी नहीं कि ढूंढ नहीं पाया आदमी, है ना। तो साइंटिफिक कमेटीज जो थी उन्होंने बोला भाई, पुलिस की भी हेल्प ली उन्होंने कि फाइंड आउट कि हु इज दिस मैन, कौन है ये जितना जानता है फिजिक्स के बारे में और अपने को पता ही नहीं है, जानता ही नहीं कोई सोसाइटी में उसको। हर रॉयल सोसाइटी की मीटिंग में जहां पर साइंटिफिक लिटरेचर छपा करते थे, वहां यंग का एक ना एक पेपर जरूर जाए। पेपर बोलते हैं इसको जो अपन रिसर्च को सबमिट करते हैं। साइंटिस्ट पढ़े, बोले यार जबरदस्त आदमी है, तो कौन है? और थॉमस यंग ने अपना नाम लिखा ही नहीं उसमें। फिर फाइनली जब डॉक्टर बन गए, ये प्रैक्टिस शुरू कर ली इन्होंने अपनी, है ना। अब चूंकि मिडिल क्लास फैमिली के थे, लेकिन क्या हुआ, इनके चाचा बहुत अमीर थे, एक अंकल से बहुत अमीर थे वो अंकल का कोई बेटा बेटी नहीं था। अंकल जो है वो, उनका देहांत हुआ, उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी उठा के थॉमस यंग के नाम कर दी। कभी बीमार पड़े होंगे वो, ये मेडिकल में थे, पास हो चुके थे मतलब मेडिकल से, इन्होंने उनकी सेवा की, उनका इलाज किया, वो ठीक हो गए, बड़े खुश हुए अंकल ने अपनी प्रॉपर्टी का वारिस इनको बना दिया। जब वो चले गए तो उस जमाने में भी करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, इनके नाम आ गई। अब इनको रोजी रोटी की चिंता खत्म हो गई कि भैया मेरे को 10 घंटा क्लिनिक खोलना ही खोलना है,
10 घंटा बैठ के मुझे काम करना ही करना है, वो समस्या खत्म हो गई। अब ये अपनी मर्जी से सुबह 4 घंटा जाके बैठा करते थे, मरीज देखे और दिन भर फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट किया। मेडिकल प्रैक्टिस को उन्होंने सेकेंडरी नहीं किया, उन्होंने उसका ध्यान रखा, उन्होंने पूरा 4-5 घंटे अपना काम किया, उसके बाद आके अपना दूसरा काम करते थे। वो एक नकली नाम से फिजिक्स के आर्टिकल। फिर एक दिन जो है वो पुलिस की हेल्प से, लोगों की मदद से जो है वो फिजिक्स की जो साइंटिफिक कमेटी थी उनने इसको ढूंढ लिया। इनसे बोला कि भाई आप बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं फिजिक्स में, आप हमारे यहाँ पे प्रोफेसर बन जाइए, सीधा प्रोफेसर। इनको अच्छा लगा कि चलो भाई, बड़ी यूनिवर्सिटी वाले के कमेटी के लोग कह रहे हैं, अब ये वहां जाके प्रोफेसर बन गए। अब इन्होंने वहां पे जितना था यंग्स मॉड्यूलस, ये वो तमाम चीजें, अब न्यूटन के खिलाफ, न्यूटन बोलते थे पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, न्यूटन का यकीन था पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट में, इनका था वेव थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है। पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट न्यूटन का था, इनका वेव थ्योरी ऑफ लाइट था। न्यूटन से कॉम्पीट करना कोई मजाक था क्या? न्यूटन को चैलेंज कर डाला इन्होंने, और साइंटिस्ट इनकी तरफ, इनके एक्सपेरिमेंट से इनकी तरफ आ गए। इलास्टिसिटी के ऊपर प्रयोग किए इन्होंने बहुत सारे। तो ये बड़े भारी काम है। 2 साल तक इन्होंने काम किया, लेकिन इन्होंने देखा कि जिम्मेदारी इतनी अधिक है कि मैं मरीज नहीं देख पा रहा हूं, मैं पेशेंट नहीं देख पा रहा हूं। बंदे ने एक दिन सुबह जाकर इस्तीफा दे दिया, रेजिग्नेशन। पूछा भैया क्यों? मुझे मरीज भी देखने होते हैं। अब अपना खुद का उन्होंने अपना एक लैब सेट किया, पेशेंट देखा करते थे अपना। देखो, सुबह 4 घंटा पेशेंट देखेंगे, दिन में 4-5 घंटा फिजिक्स में काम करेंगे, शाम के समय आर्ट में काम करेंगे, पेंटिंग ये वो आर्ट पे लिखेंगे, हिस्ट्री पर लिखेंगे। ये बंदे ने, आप हिस्ट्री में जाकर देखोगे बहुत कुछ लिखा हुआ है, आर्ट में पता करोगे तो कई सारे पुराने जमाने के आर्ट को पहचान कर उसके डिस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं उन्होंने। डॉक्टरी की फील्ड में बात करोगे तो ही इज वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर इन हिज टाइम। फिर आप बात करोगे फिजिक्स में तो अभी बात ही चल रही है उसी चीज की। मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति थे। सिर्फ जो सबसे बड़ी बात होती वो थी कि दिल की सुनते चले गए। वो कहीं पर ऐसा होता ना कि एक मेरा स्टूडेंट है, उससे मेरे विचार नहीं मिलते हैं, अलग बात है। विचार नहीं मिलने का मतलब ये है कि वो मेरी जो सीख है, साल भर मैं जो सिखाता हूं कि बच्चों को कि भाई हमको कैसे एक एज ए ह्यूमन कैसे व्यवहार करना चाहिए, वो शायद उसने मेरे पूरे लेक्चर नहीं देखे। वो सफलतम लड़का है, सिलेक्टेड लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है ना। और वो उसने सक्सेस स्टोरी बनाया हुआ है। लेकिन मैंने जब 2-5 बार मेरा व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन हुआ तो मैंने देखा कि ही इज कन्फ्लिक्टिंग ऑन ईच एंड एवरी पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग एंड व्हाट आई एम टीचिंग इन द क्लासरूम। तो मैंने एक दिन स्पष्ट रूप से पूछा कि क्या तुम वाकई में मुझसे पढ़े हो? उस बंदे ने जवाब दिया, सर मैं आपके सिस्टम का हिस्सा था कि मैं आपके बायोमेट्रिक्स के डीपीएस टेस्ट सब लगाया करता था। जहां जरूरत पड़ी वहां मैंने आपका लेक्चर देखा, लेकिन मैंने आपके हर लेक्चर को जैसे बाकी बच्चे पढ़ते हैं वैसे नहीं देखा मैंने। तो मैंने कहा बेटा इसलिए तुम्हारे मन में इतने सारे प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के जो उत्तर है वो तुमको लेक्चर के दौरान ही मिल गए होते हैं जो तुम मुझसे अभी करते हो। तो मैंने देखा कि वैचारिक मतभेद हर जगह पर वो उसका एक दिमाग में कन्फ्लिक्ट है। तो मैंने उसको बोला कि बेटा तुम मेरे बायोमेट्रिक्स के स्टूडेंट हो, वहां के कमांडो हो, तो पर लेकिन तुम मेरे व्यक्तिगत कमांडो नहीं हो, पर्सनल जिसे बोलता है ना गुरु शिष्य होता है, तो मैं शिष्य मानने से मना करता हूं। तुम बायोमेट्रिक्स के कमांडो हो, इस बात का मुझे पूरा गर्व है मुझे, लेकिन तुम मेरे शिष्य नहीं हो। क्योंकि तुम जब शिष्य होते तो तुम जितने चीजें तुम डिस्क्रिमिनेट करते अलग अलग पॉइंट पर सोचते चल रहे हो तुम ना सोचते। ये ईमानदारी बायोमेट्रिक्स की। मैंने बोला उसको, और मैंने उसको बोला कि भाई तुम हमारे सिस्टम जो हमारा जो इको सिस्टम है उसमें तुम फिट नहीं बैठ रहे हो। जबकि लड़का बंदा भयंकर टैलेंटेड है, बंदा जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी काम कर रहा है, अलग अलग फील्ड में काम कर रहा है, डैम टैलेंटेड है वो। फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन भी हुआ उसका, डैम टैलेंटेड है। तो उसके अंदर बहुत एनर्जी है। वो ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वो सही दिशा में लगे तो बहुत आगे जाएगा। वो नाम डिस्क्लोज करना नहीं चाहूंगा उसका, मैं अच्छा नहीं है उस बच्चे की मर्जी के बगैर उसका नाम लेना। लेकिन बात इतनी सी है कि जीवन में बहुत लोग ऐसे होते कई बार जिनके पास बहुत सारा टैलेंट होता है। मैं लेकिन कहता हूं बैलेंस करना बहुत जरूरी है। मुझसे लोग कहते हैं कि तुम, जैसे लोग क्या कहते, आप बताओ, जैसे किसी को बताते हैं, किसी को मालूम चलता है कि मैं एक एजुकेटर हूं, मेरा एक अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, मैं एजुकेटर हूं। अच्छा, मेडिकल प्रैक्टिस बंद कर दी, मरीज नहीं देखते हो, या किसी को पता चलता है कि मैं डॉक्टर हूं, अच्छा फिर किसे पढ़ा लेते हो, क्यों पढ़ा रहे हो? फिर किसी को पता चलता है कि साहब कि मेरे पास तो दो और दूसरी जो इंडस्ट्रीज है उसमें भी मेरा इन्वेस्टमेंट है, उसमें भी मैं काम करता हूं, उसका भी काम मैं देखता हूं। अच्छा, वो भी तुम देख लेते हो, तुमको वो बनता है। मैं लिखता भी हूं, तुम लिखते भी हो,
नहीं, हो ही नहीं सकता। अरे भाई क्यों नहीं हो सकता है? सारा खेल तो सब टाइम मैनेजमेंट का है ना। अभी देखो सुबह सुबह रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, शर्ट पहन के है क्योंकि मेरे को आज दिन में दूसरे काम है, तो मैं रिकॉर्डिंग कर अपनी प्रैक्टिस में, आज मुझे पेशेंट भी देखने कई सारे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपने लाइफ में ये तय करना होगा कि आप क्या कर सकते हैं आप। ठीक है, और जो भी करोगे उसमें 100% दो अपना, टाइम पास कुछ नहीं होना चाहिए। मुझे मेरी लाइफ में जो सबसे बड़ा टाइम का जो क्षरण है वो है एकमात्र है कि मैं रोज आधा घंटा पौन घंटा नेटफ्लिक्स देखता हूँ। नेटफ्लिक्स पे देयर आर सर्टेन सीरीजेस जो मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने देखा उसमें। मैं वो फालतू का जो कौन सा था ना, वो अपना वो कालिन भैया वाले शो, ये फालतू हिंदुस्तानी शो, वो सब नहीं देखता। अंडरस्टैंड की गोली चला रहे, भाग रहे, गुंडों की महिमा मंडन कर रहे हैं, वो सब नहीं। मैं अच्छे शो देखता हूँ, इनसे काफी कुछ सीखने मिलता है, पता चलता है कि जो है वो कैसे, तो वो शो देखता हूँ। साइंस फिक्शन के शो देखता हूँ मैं। ठीक है, एक अलग दुनिया कैसी हो सकती है उसके बारे में सोचता हूँ। खैर अपनी अपनी प्रायोरिटी है। तो अब हाँ, एक और मजे की बात है कि अभी 2 मिनट और लूंगा। यूपीएससी का रिजल्ट आया, उज्जैन का एक लड़का जो है वो मेंस में टॉप किया हुआ है, वो है ना, एमपी का, गर्व की बात है। किस लोग मुझसे रोज कहते हैं यूपीएससी का सर क्या यूपीएससी, अरे यूपीएससी हलवा नहीं है, समझ लो बात से कि जिन टीचर्स के भरोसे तुम यूपीएससी का पढ़ने का सोच रहे हो ना, पॉपुलर टीचर के भरोसे, मैं गारंटी देता हूं यूपीएससी नहीं निकल सकता उससे। यूपीएससी से डिफरेंट पीएससी निकल सकता है, नो डाउट। पीएससी निकाल सकते हो आप, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम निकाल सकते हो आप जो है वो दूसरे एग्जाम निकाल सकते हो। यूपीएससी के लिए एक डिफरेंट लेवल चाहिए होता है, और यूपीएससी का लेवल जो है, मैं क्लियर कर दूं, आपको बुरा लगेगा आप लोग, यूपीएससी का लेवल जो है वो फ्रीली यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, उसके लिए आपको जो है वो बाकायदा जो डेडिकेटेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहां जाना पड़ेगा। बायोमेंटस में कई बच्चे रिक्वेस्ट करते सर आप यूपीएससी शुरू कर लीजिए, यूपीएससी शुरू कर लीजिए। पर बेटा यूपीएससी के लिए टीचर ढूंढना सबसे टफ काम है, बहुत ही, मतलब उसके टीचर्स होते हैं ना वो हीरे जैसे होते हैं, डायमंड जैसे। पॉपुलैरिटी का होना अलग बात है और क्वालिटी का होना एक अलग बात है, समझ लेना इस बात को, कड़वी बात है पर सच्ची बात है। जैसे देखो समझो बात, पीएससी में क्या पूछेंगे आपसे, अपने विचार लिखिए। वो ये नहीं पूछेंगे आपसे कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, पानीपत की सेकंड लड़ाई कब हुई थी। पीएससी में पूछेंगे पानीपत का पहला युद्ध कहां हुआ था, पानीपत का दूसरा युद्ध क्या हुआ था, कौन युद्ध में जीता था, कितने सैनिक थे, क्या हुआ था, परिणाम क्या निकला, कौन जीता कौन हारा, ये सब नहीं पूछेंगे। यूपीएससी पूछेंगे व्हाई ऑल बैटल्स फॉट इन पानीपत, पानीपत में ऐसा क्या था कि सभी युद्ध वहां लड़े गए। ठीक है, वो ये नहीं पूछेंगे आपसे कि भारत में गेहूं की पैदावार कितनी होती है, भारत में 5 फसलें सही क्रम में क्या है, भारत में जो है वो किसानों के लिए सरकार ने कितना फंड दिया, ये सब नहीं पूछेंगे। वो पूछेंगे भारत का एग्रो क्लाइमेटिक जोन विश्व के संदर्भ में कैसा है और इसमें जलवायु परिवर्तन का क्या असर पड़ा है। अब लिखिए अपने विचार। तो यूपीएससी हलवा नहीं है जो आप सुन रहे हैं, बात अच्छी बात है, आपको मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, पर हलवा समझना बंद कर दीजिए उसको। ठीक है, वी सीरियस। मैं खुद यूपीएससी का फेलियर आदमी हूं और मैं बहुत, मतलब मैं अपने समय एकेडमिकली मैं बहुत ही आगे रहने वाला व्यक्ति हूं। मेरे एक रिलेटिव है 2 बार पीएससी टॉप किए हैं, मेरे को ब्रदर 2 बार पीएससी टॉप किए पर यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ उनका। वो जो जिस पीएससी में गए, जिस एग्जाम में गए वहां टॉप किए वो, पर यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ उनका। तो यूपीएससी डरने का नहीं है, भारती का पहली बार में क्लियर हुआ, क्योंकि कारण है कि यूपीएससी का अप्रोच डिफरेंट है। जो फैक्ट आप पढ़ते हैं, जिनको फन समझते हैं, आप खुश होते हैं, वहां से यूपीएससी निकल ही नहीं सकता है। किसी सिलेक्टेड आदमी को दिखाना लेक्चर और बोलना कि साहब इससे निकल जाएगा यूपीएससी, क्या वो 5 मिनट हंसेगा, पहले तो बोलेगा इससे यूपीएससी नहीं निकलता। दोस्त, यूपीएससी निकलने के लिए आपको, जैसे कि आपको बताऊं तो मैं किसी टीचर का को मैं क्या से मेरे को कोई वो नहीं मिला है, कोई कि किसी टीचर ने मुझे दिया हो कि भैया मेरा नाम ले देना। जैसे हमारे जमाने की बात कर रहा हूं मैं, यूपीएससी निकालना है तो आपको ज्योग्राफी पढ़नी है दी, तो के सिद्धार्था, और मैं सच कह रहा हूं, जब के सिद्धार्था के क्लासरूम में गया, सर के क्लासरूम में गया मैं, आदमी का नॉलेज इतना डीप, कोई फन नहीं, कोई मजाक नहीं, कोई झटके लटके नहीं, कोई उल्टी सीधी भाषा नहीं, सीधा एक पॉइंट पे बात, और उस पॉइंट के बाद आप सोचते थे 1 मिनट के लिए, फिर वो बोलते थे लिखो उसके बारे में क्या जानते हो। सो मच फोकस। शशांक एटम, भवानी सिंह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, विकास दिव्य कीर्ति दृष्टि क्लासेस वाले, एनके वैद एंथ्रोपोलॉजी वाले,
बाजीराम एंड रवि, ये ऐसे नाम थे जो जिन लोगों से आप मिलोगे आपको लगा कि कोई जितना ना साधु संत महात्मा होते हैं, मतलब नॉलेज भरा पड़ा है इनके पास में ये। और आपको तो दे आर नॉट इंटरेस्टिंग, दे आर नॉट विकास दिव्य कीर्ति सर तो फिर भी चलो हंसी मजाक में कुछ बातें करते हैं, लेकिन बहुत ही डीप सीटेड पढ़ाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आप यूपीएससी के जो बच्चे मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो मैं क्लियर कर दूं, आई कैन बिल्ड ए टेस्टिंग प्लेटफॉर्म फॉर यू, पर आई कैन नॉट ब्रिंग दी गुड क्वालिटी टीचर फॉर यू, क्योंकि वो अवेलेबल ही नहीं है भाई मार्केट में। वो इतने बड़ी शख्सियत है कि उनको आप ला ही नहीं सकते अंदर। पॉपुलरिटी का होना अलग बात है और क्वालिटी का होना अलग बात है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, दो अलग बातें हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर जो चाहिए होता है यूपीएससी के लिए मेंटर चाहिए होता है, वो एकदम हाई क्वालिटी मेंटर होता है, नहीं तो आप खुद ही अपने आप को उस लेवल पर लेके जाएं। बेसिक्स से एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ना शुरू कीजिए, 6th क्लास से शुरू कीजिए, फिर समझ सोचिए। कोई चीज को पढ़ा है तो 1 घंटा नहीं, पढ़ा है तो 2 घंटा सोचना है उसके ऊपर। अखबार पढ़िए, द हिंदू पढ़ना पड़ेगा आपको, लड्डू नहीं है। इसलिए आप मुझसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं यूपीएससी की, तो मैं सब स्टैंडर्ड सब क्वालिटी का काम नहीं करूंगा। मैंने आईआईटी प्रेप भी शुरू किया तो मैंने एकदम हाईएस्ट क्वालिटी के टीचर लेके आया। ये बात अलग है कि मुझे रिस्पांस नहीं मिला उतना, उसमें बच्चों ने इतना साथ नहीं दिया, उतने बच्चे आए नहीं उसके अंदर। एक अलग मुद्दा है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा था उसका, फैकल्टी बहुत महंगे थे उसके, वो एक अलग मुद्दा है। अभी भी सिस्टम चल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं उससे। सिस्टम को हम लोग जो है वो गवर्नमेंट से बात चल रही है, सरकार उसको अपने स्कूल्स में यूज करेगा, ठीक है, जहां तक पॉसिबल है। जहां तक बात पहुंचा है अभी गवर्नमेंट सब तमाम इंस्टीट्यूट के मटेरियल को देखा, आईआईटी प्रेप का देखा, तो उनको बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा कि ये दिस इज द क्वालिटी टीचिंग, तो वो यूज करेंगे। कौन सी गवर्नमेंट कहां हो रहा है ये बाद में बताऊंगा। कहने का मतलब ये है कि वो वाली बात, इसलिए उस पर मत जाओ। यदि आप सच में यूपीएससी के कैंडिडेट हैं, पीएससी की बात नहीं कर रहा मैं, प्लेयर के पीएससी आप निकाल लोगे पढ़ के, कहीं भी पढ़ के, ऑनलाइन पढ़ के भी निकालो। यूपीएससी के लिए बात करूंगा तो ऑनलाइन भी अवेलेबल रिसोर्सेज, लेकिन बेटा बहुत सिलेक्ट होकर सब्जेक्ट चुनना, सिलेक्ट करके पढ़ना। कड़वी बात है पर सच्ची बात है, क्योंकि आप बार बार बोलते हैं तो मुझे इसका जवाब देना पड़ा आज मेरे को, ठीक है, ठीक है। तो आप मुझे भले इसको लेकर ट्रोल मत करना बेटा, क्योंकि देखो मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूँ कि जब फेल होकर सीखे तो क्या सीखे यार, है ना, ठीक है। पहले समझ के संतुलन दिमाग में रख के फिर डिसाइड करें, और कर लिया तो फिर बात अलग है। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।